स्पेस में एटम बॉम्ब विस्फोट का प्लान बना रहे हैं पुतिन। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यूएस को उम्मीद है कि भारत के समझाने से पुतिन मान जाएंगे। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इस बात पर संभव है, इस पर बात होगी और चीन से भी सहयोग लेने की अमेरिका की योजना है। देखिए, म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बातचीत संभव है। कहा जा रहा है कि अब पुतिन एटम बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहे हैं अंतरिक्ष में, और इसे लेकर के अमेरिका चिंतित है। अमेरिका कह रहा है कि वो भारत से बात करेगा, क्योंकि अमेरिका को ये भरोसा है कि अगर पीएम मोदी पुतिन को समझाएंगे, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, तो शायद पुतिन मान जाए। वहीं अमेरिका अब चीन से भी बात करने की योजना बना रहा है। तो जानकारी आपको दे दे, दरअसल अमेरिका की जिद की वजह से पुतिन अब स्पेस में परमाणु अटैक की योजना बना रहे हैं। यह हमला सैटेलाइट पर होगा, जिससे कि पूरी दुनिया ठप हो सकती है। धरती पर महाप्रलय आ जाएगा, और इस बात से अमेरिका बहुत ज्यादा परेशान है, चिंतित है, क्योंकि यह खुलासा भी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ही किया है। लिहाजा अब अमेरिका ये चाहता है कि भारत और चीन मिलकर रूस को समझाएं कि वो इस तरह का कदम ना उठाए, क्योंकि इससे त्रासदी जैसे हालात बन जाएंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। मनीष, सबसे पहले इस खबर पर अपडेट दीजिए। बिल्कुल, देखिए, म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन बोल रहे थे, और उनका कहना यह था कि राष्ट्रपति पुतिन जिस तरीके से अंतरिक्ष में अपनी तैयारी कर रहे हैं, सैटेलाइट भेज रहे हैं, और ऐसी आशंका है कि वहां पर वो न्यूक्लियर वेपन को भी तैनात करेंगे, तो वैसी स्थिति में अमेरिका को उम्मीद है कि चीन और भारत ही अब रूस को मना सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जहां तक चीन और भारत का सवाल है, तो मुझे नहीं लगता है कि चीन इस दिशा में अमेरिका की कोई मदद करने वाला है। हाँ, भारत एकमात्र ऐसा देश है, क्योंकि आपको याद होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध जब चरम पर था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले ऐसे नेता थे दुनिया भर में जिन्होंने कि राष्ट्रपति पुतिन से ये कहा कि ये समय युद्ध का नहीं है। तो भारत की भूमिका हमेशा से इस युद्ध में शांति स्थापित करने वाले देश की रही है, और अमेरिका की उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन को इस बात के लिए समझा सकते हैं, मना सकते हैं। अब दूसरी बात है कि क्या रूस ऐसा करने जा रहा है, तो मुझे लगता है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अगर रूस हार रहा होता तो शायद रूस करता भी, लेकिन आज की तारीख में रूस जीत रहा है। 24 घंटे पहले रूस ने अवदीपका में फतह हासिल की है, और ऐसी स्थिति में इसकी उम्मीद कम है। तो फिर अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है? अमेरिका इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि उसे अपने घरेलू मामले हो, या फिर यूरोप में वो चाहता है कि रूस का राष्ट्रपति पुतिन का डर बना रहे, और इसीलिए एक पैनिक बटन क्रिएट कर रहा है। और उसी पैनिक बटन के तहत जहां अमेरिका चाहे अपने घरेलू मसलों में हो या फिर म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बार बार ये कह रहे हैं कि पुतिन कभी भी परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उम्मीद सिर्फ और सिर्फ भारत जैसे देशों से बची है। जी हाँ, तो इसीलिए अमेरिका ये कह रहा है कि भारत से ही बात करनी पड़ेगी अगर पुतिन को ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमलनाथ की नाराजगी की खबरों के बीच TV9 पर दिग्विजय सिंह का बड़ा दावा, कमलनाथ नहीं छोड़ रहे हैं कांग्रेस। ये कहा है दिग्विजय सिंह ने। कमलनाथ से फोन पर हुई है बातचीत। कमलनाथ ने कहा, मैं कांग्रेस में ही हूं, हमारा 50 साल का साथ आगे भी साथ रहेंगे। और अब आपको बताते हैं कि TV9 पर दिग्विजय सिंह ने जो दावा किया, उसके मुताबिक दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है। तो दावा यह किया गया, कमलनाथ को फोन पर समझाया गया है दिग्विजय सिंह की ओर से। ये देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है TV9 की दिग्विजय सिंह के साथ। 50 साल का साथ याद दिलाया है दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को, और आगे आखिर तक साथ रहने को भी कहा है। कमलनाथ ने साथ का भरोसा दिया है। कमलनाथ बोले, कांग्रेस में ही हूं। तो ये आपको बता दें कि बड़ी जानकारी दिग्विजय सिंह की ओर से सामने आई है। और हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। कुमार विक्रांत, क्या 50 साल का साथ छोड़ने की योजना में है कमलनाथ? कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में आ सकते हैं क्या? दिग्विजय सिंह तो कुछ और कह रहे हैं।
जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से कमलनाथ अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके छिंदवाड़ा से अचानक दिल्ली आए और जब ये खबरें चलने लगी कि वो बीजेपी जा सकते हैं, उस बीच में भी उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने इनकार नहीं किया बीजेपी जाने से। तो ऐसे में ये अटकलें तेज हो गई कि कमलनाथ छोड़ सकते हैं पार्टी, क्योंकि वो राज्यसभा की सीट चाहते थे, सोनिया गांधी से मिलकर उन्होंने अपने लिए मांगी थी। लेकिन उसके बाद उनके दिल्ली आने के बाद दिग्विजय सिंह ने उनको फोन किया और उनसे बात की और बात करके कहा कि 50 साल का हमारा साथ है, ये बना रहे। तो उस पर कमलनाथ ने ये जवाब दिया दिग्विजय सिंह को, जैसा दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मैंने अभी तक पार्टी नहीं छोड़ी है, मैं अभी कांग्रेस में ही हूँ। तो यानी दिग्विजय सिंह उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह की कोशिश ये है कि कमलनाथ पार्टी ना छोड़े, उनके जो ग्रीवांसेस हैं, उनकी जो नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। लेकिन ये आखिरी दांव है एक तरीके से कांग्रेस का, क्योंकि कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ने जिस तरीके से अपने ट्विटर बायो से कांग्रेस पार्टी को हटाया है, उसके बाद बहुत तेज चर्चा है कि कमलनाथ अपने बेटे के साथ बीजेपी जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कुमार विक्रांत, नजर आप बनाए रखिएगा। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर यह है कि क्या कमलनाथ अब कांग्रेस का 50 साल का पुराना साथ छोड़ देंगे, क्योंकि वो आनन फानन में दिल्ली आए हैं छिंदवाड़ा के अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके, जैसा कुमार विक्रांत बता रहे थे। और खबरें जोरों पर है कि कमलनाथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच एमपी में सियासी पारा भी बढ़ा हुआ है। हालांकि कमलनाथ ने कहा है कि अभी उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है। एमपी में कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं। ऐसे केस तब से लगाए जा रहे हैं जब दोनों अपना छिंदवाड़ा दौरा अचानक रद्द कर दिल्ली पहुंचे। हालांकि उन्होंने मीडिया से कहा कि अभी उन्होंने फैसला नहीं किया है। आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ इनकार की बात नहीं है जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ। पर बात ये है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। और वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि कमलनाथ सिंधिया की तरह नहीं है। वहीं बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने कहा कि कांग्रेस में जनाधार वाले नेताओं का अपमान होता है। और कांग्रेस के आइडियोलॉजी के साथ किया, हर विपरीत परिस्थिति में साथ दिया। कमलनाथ जी सिंधिया जी जैसे नहीं, कमलनाथ जी आइडियोलॉजी से कांग्रेसी है और पद प्रतिष्ठा के लिए कभी भी वो अपना मत नहीं बदलते हैं। परिवारवादी राजनीति में सब होता भी है। तो कुल मिलाकर जहाँ पर जनाधार वाले लोगों को अपमानित महसूस कराया जाता है, बार बार उनको अपमानित किया जाता है। पूर्व में भी कांग्रेस के कई नेता इसी कारण से पार्टी छोड़कर गए हैं। तो कोई अगर कमलनाथ जी भी जाएंगे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और कमलनाथ को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह जहां कह रहे हैं कि 50 साल का साथ है, वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, वहीं बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुमित्रा महाजन का कहना है कि राम का आशीर्वाद लेकर उन्हें आना चाहिए। जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेजी थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। अगर कमलनाथ का विकास में विश्वास हो तो जरूर मैं कहूँगी राम का आशीर्वाद लेके आओ, काम करो, काम के लिए आ जाओ। वो काम के लिए जो आना चाहता है वो हर कोई आ जाए। और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेता कमलनाथ के बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर कुछ दिन पहले ही कहा था कि उनके जैसे नेताओं के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच एमपी के नगर प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि कमलनाथ जैसे नेताओं के लिए मध्य प्रदेश में बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। कमलनाथ जी जैसे नेताओं के लिए कोई दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में तो बंद है। दिल्ली अगर कोई विचार करे तो हम कुछ नहीं बोल सकते, पर मध्य प्रदेश में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम कमलनाथ जी को भारतीय जनता पार्टी में नहीं। सूत्रों की माने तो छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद रहे कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ जल्द ही कांग्रेस पार्टी से अलग हो सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस छोड़ने की खबरों पर क्या सफाई दे रहे हैं, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस छोड़ने की खबरों को अफवाह करार दिया है। सोशल मीडिया के जरिए सिद्धू ने कहा है कि सिद्धू कांग्रेस और राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ मजबूती से खड़े हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछले साल अप्रैल महीने से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात वाली फोटो को दोबारा रीपोस्ट किया। वहीं किसान आंदोलन के मुद्दे पर नवजोत सिंह सिद्धू ने आज दोपहर 12:15 बजे पटियाला में अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। माना जा रहा है कि सिद्धू प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर भी सफाई दे सकते हैं। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। अमित शाह विपक्षी गठबंधन और कांग्रेस के खिलाफ लाएंगे प्रस्ताव। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र देंगे पीएम। दिल्ली के भारत मंडपम में जारी बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी देश भर से आए बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज पार्टी के कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की हताशा की राजनीति के खिलाफ अधिवेशन में प्रस्ताव लाएंगे। अधिवेशन के तुरंत बाद बीजेपी शासित राज्यों की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार को लेकर चल रही सरकारी योजनाओं और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन शनिवार को राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसके तहत 21 मुद्दों का जिक्र किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक के पहले दिन विकसित भारत मोदी की गारंटी का राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजनीतिक प्रस्ताव रखा, जिसमें मोदी सरकार की उपलब्धियां शामिल की गई। प्रस्ताव का समर्थन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्य मंत्री एल मुरुगन ने किया। में जन्मे मोदी जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला तो उन्हें पता था कि क्या करना है, और जो किया उसका परिणाम यह हुआ है कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। पहले दिन पीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा, हर बूथ पर पार्टी को 370 वोट बढ़ाने होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आज भारत की इकोनॉमी को दुनिया में सबसे स्थिर अर्थव्यवस्था माना जाता है। भारत की इकोनॉमी। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जब पूरी दुनिया में मंदी का डर है, तब भारत दुनिया की मौजूदा प्रमुख अर्थव्यवस्था में सबसे तेज गति से बढ़ रहा है। निवेश का झुकाव भारत की ओर है। उन्होंने इसे पिछले दशक में अहम उपलब्धि बताया। The world is looking for economies which are growing, and who better than India under the leadership of Prime Minister Modi, which is growing at the fastest pace. पीएम मोदी के अनुरोध के बाद वित्त मंत्री ने तमिल और तेलुगु में भी संबोधन किया। और पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में तनाव जारी है। संदेशखाली हिंसा मामले में पुलिस ने एक बड़ी गिरफ्तारी की है। पुलिस ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख के करीबी शिबू हाजरा को गिरफ्तार कर लिया है। संदेशखाली उत्पीड़न मामले में कई दिनों से उसकी तलाश थी। जिन टीएमसी नेताओं पर संदेशखाली की महिलाओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे, उसमें शिबू हाजरा का नाम भी शामिल था। शिबू को लेके 18 लोग अरेस्ट हुए हैं, और बाकी जो केसेस हैं, जो भी कंप्लेंट्स हमें मिल रहे हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा वैसे हम अपडेट देते रहेंगे। संदेशखाली की महिलाएं पिछले कुछ दिनों से ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। और वहीं शिबू हाजरा की गिरफ्तारी पर टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने कहा है कि किसी की गिरफ्तारी ये साबित नहीं करती है कि आरोप सही है। उन्होंने कहा कि ममता सरकार बंगाल में राजधर्म का पालन कर रही है। कुणाल घोष ने कहा कि बंगाल में अगर किसी के साथ कोई अन्याय हुआ है तो उसे इंसाफ मिलेगा। संदेशखाली हिंसा पर उन्होंने कहा कि जमीन विवाद में पैसों के लेन देन को लेकर विवाद है, जिसे विपक्ष राजनीतिक रंग दे रहा है। उन्होंने पूछा कि बीजेपी शासित राज्यों में महिला उत्पीड़न आरोपों पर राष्ट्रीय महिला आयोग तेजी से एक्शन क्यों नहीं लेता। প্রদেশে আজকেরই খবর, একজন অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে গণধর্ষণের পর আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে বিজেপি শাসিত রাজ্য। কোথায় থাকে জাতীয় মহিলা কমিশন? और वहीं संदेशखाली की जनता का यह आरोप है कि टीएमसी नेता शेख शाहजहां जबरन लोगों की खेती वाली जमीन पर कब्जा करके रातों रात उसमें नमकीन पानी छोड़कर उसे बंजर बना देता था और वहां मछली पालन करता था। साथ ही लोगों को उनकी जमीन का पैसा भी नहीं देता था।
मेरे सामने जो ये जगह आप देख सकते हैं, पहले ये बड़े खेती आबादी वाला ज़मीन होता था, लेकिन उनका दहशत ऐसा था, आप देख सकते हैं नमूना सामने से, जैसे मिट्टी को काट के नमकीन जो पानी है उसको अंदर लाया गया। और ये जो हरी भरी ज़मीन थी, जो कि साल में 3 समय यहाँ पे फसल उगता था, उसको आज एक मछली का भेरी में तब्दील कर दिया गया है। यही था, ये इसको कहते थे, जो बड़े बड़े ज़मीन थे, जो यहाँ के जो लोग थे, उनका कहना यह है कि ज़मीन यहाँ पे हड़प लिया जाता था। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के सियासी हश्र से एनसीपी के संस्थापक शरद पवार परेशान हैं। चुनाव से पहले ही इमरान की पार्टी से उनका चुनाव चिन्ह छीन लिया गया था। पवार के सामने भी चुनाव चिन्ह को लेकर परेशानी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनसीपी शरद पवार गुट को कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन शरद पवार गुट अब तक इसे लेकर फैसला नहीं कर पाया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने शरद पवार गुट को 2 ऑफर दिए हैं, जिनमें पहला, शरद गुट अपने प्रत्याशियों को कांग्रेस के चुनाव निशान पर लड़ाए या फिर अपने गुट का कांग्रेस में मर्जर कर ले। पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी और एनसीपी का नाम अजित पवार गुट के पास रहेगा, जिसके बाद शरद पवार को अपने गुट के नेताओं के चुनाव लड़ने पर चुनावी नुकसान का डर सता रहा है। एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी किसानों और केंद्र सरकार के बीच आज फिर से बातचीत होगी। हरियाणा में आज भारतीय किसान यूनियन के सरपंचों की महापंचायत होगी। प्रदर्शनकारी किसान नेताओं और सरकार के बीच आज चौथे दौर की वार्ता होगी। उम्मीद है कि इस बार की बैठक में कोई रास्ता निकल सकता है। इससे पहले किसानों और सरकार के बीच 3 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर कई दिनों से डेरा डाल रखा है। वहीं हरियाणा में आज भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुट की अगुवाई में किसान मजदूर संगठनों और सरपंचों की महापंचायत होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी 2 दिन और बढ़ा दी गई है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने टीवी9 से खास बातचीत की है और उनकी कोशिश है कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहे, ये बयान उन्होंने दिया है। सरकार ऑर्डिनेंस ला सकती है, अगर चाहे तो कानून बनाना। हाँ ठीक है, हम तो बोलते हैं अभी अगर चाहे तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये ऑर्डिनेंस आ सकता है। दूसरा, एक टास्क फोर्स आपने बनाई है, आप कह रहे हैं कुछ लोग वहाँ से आके आंदोलन खराब करना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हमने अपने वॉलंटियर्स लगा रखे हैं, कुछ इस तरह का आदमी अगर आंदोलन में आता है तो उसका ध्यान रखा जाए, कुछ तरह की शरारत ना हो। तो कुछ मुलाजिम भी हमने पकड़े हैं उनकी फोर्स के, तो हमारी कोशिश है भी ये पीसफुली रहे। न्याय यात्रा के दौरान वाराणसी में राहुल गांधी काशी विश्वनाथ मंदिर गए। अब मंदिर में राहुल की पूजा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पूरा मामला क्या है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। कांग्रेस ने कहा कि राहुल ने शनिवार को विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में पूजा की। पूजा राजेंद्र तिवारी ने करवाई। कांग्रेस को मंदिर में कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं मिली। कांग्रेस का आरोप है कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के फोटोग्राफर ने राहुल की पूजा करते हुए फोटो उन्हें नहीं दी। पहले फोटो देने से इनकार कर दिया, बड़ी मुश्किल से 4 घंटे के बाद फोटो मिली और ऐसी फोटो मिली जहां पर एक झुंड में कहीं पर दूर से राहुल गांधी जी नजर आ रहे हैं, जो फोटो हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते और एक भी फोटो दर्शन करते हुए नहीं ली। वहीं काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने प्रेस रिलीज में कहा कि राहुल गांधी ने मंदिर में किसी तरह की पूजा नहीं की। और वहीं कांग्रेस का आरोप है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में राहुल गांधी को कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं मिली, जिस पर बीजेपी ने क्या कहा, सुनाते हैं आप। राहुल के विश्वनाथ मंदिर में पूजा करते हुए फोटो न मिलने से कांग्रेस भड़की हुई है। सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस नेता बस तस्वीरें दिखाने में यकीन करते हैं। लोग तो लूटने वाले लोग, इसलिए भ्रष्टाचारियों का जमात है। ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, ये चाहते हैं अपना फोटो सिर्फ दिखाना। कांग्रेस का आरोप है कि मंदिर ट्रस्ट ने जानबूझकर कांग्रेस के फोटोग्राफर को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं दी, जिसकी वजह से राहुल की पूजा करते हुए फोटो नहीं मिल पाई। और कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने आचार्य प्रमोद कृष्णम के बीजेपी में जाने की अटकलों पर कहा कि ये उनका निजी फैसला है। इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि ईडी सीबीआई को हथियार बनाकर बीजेपी नेताओं को डरा रही है, जिसकी वजह से कई नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। ईडी और सीबीआई को जिंदाबाद करिए ना, जो डरपोक हैं वो भाग रहे हैं।
जिनमें दम है वो लड़ रहे हैं। यात्रा तो मोहब्बत की यात्रा है, मोहब्बत के लिए निकली और मोहब्बत का पैगाम लेकर के राहुल गांधी पूरे देश के अंदर जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा है, जोड़ने की यात्रा है। इमरान मसूद का दावा है कि कांग्रेस 2024 में सरकार बनाकर देश के विकास के लिए काम करेगी। हल्द्वानी हिंसा में 14 और दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में कुल 58 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों में 3 नामजद आरोपी भी शामिल हैं, जिनके पोस्टर जारी किए गए थे। बनभूलपुरा हिंसा में शामिल 9 आरोपियों की संपत्ति कुर्की की कार्रवाई भी चल रही है। गिरफ्तार आरोपी से अवैध हथियार बरामद हुए हैं। एक अभियुक्त जो है उसके कब्जे से हमने जो पीएससी की हमारी सरकारी मैगजीन गायब हुई थी पिस्टल की, वो हमने बरामद की है। साथ ही जो मुखानी थाने की जो गाड़ी थी उस पर आग लगाने वाले जो अभियुक्त थे, उनके कब्जे से हमने कुछ जिंदा पेट्रोल बम भी बरामद किए हैं। जोधपुर के एक स्कूल में हिजाब पहनकर आने पर विवाद हो गया है। अभिभावकों ने स्कूल में जाकर खूब हंगामा किया। हंगामे की तस्वीरें जोधपुर में पीपाड़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की हैं, जहां शिक्षक ने कुछ छात्रों को हिजाब पहनकर आने पर स्कूल से वापस भेज दिया, जिसके बाद छात्रों के अभिभावकों ने स्कूल में आकर खूब हंगामा किया। स्कूल प्रशासन ने ड्रेस कोड का हवाला देकर अभिभावकों से छात्रों को बिना हिजाब पहने स्कूल भेजने की अपील की। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार बदमाशों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। खंडवा में एक नामी बदमाश के ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया। तस्वीरें खंडवा की हैं, जहां नामी बदमाश सलीम लंगड़ा के घर को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर धराशायी कर दिया। कुछ दिन पहले गैंगवार में सलीम लंगड़ा और एक और बदमाश नासिर घायल हो गए थे, जिनके बारे में कई बड़े खुलासे हुए हैं। दोनों ही बदमाश जिला बदर थे और उन पर रासुका की कार्रवाई भी हो चुकी है। दोनों पर 15-15 मुकदमे दर्ज हैं और ये बदमाश स्थानीय लोगों के साथ प्रशासन के लिए बड़ा सिरदर्द बने हुए थे, जिसके बाद इनकी अवैध संपत्ति पर प्रशासन का बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल की बैरक से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बरामदगी के बाद हड़कंप मच गया है। असम पुलिस ने इसकी जानकारी पंजाब पुलिस को दी। असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल की बैरक से कई गैजेट्स बरामद हुए हैं। पुलिस ने अमृतपाल और उसके सहयोगियों की बैरक से ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए हैं। जेल प्रशासन ने जांच के दौरान अमृतपाल और उसके साथियों की बैरक से स्मार्टफोन, स्पाई कैमरा और अन्य गैजेट्स को जब्त किया है। इस पूरे मामले में असम पुलिस ने पंजाब पुलिस को भी जानकारी दी है। अमृतपाल को पिछले साल पंजाब के मोगा जिले से गिरफ्तार किया गया था। अमृतपाल सिंह और उसके 9 साथियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट यानी NSA की कार्रवाई की गई थी। नीदरलैंड्स के हेग में प्रदर्शन के दौरान हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने पथराव और आगजनी की। 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई के बाद ये बवाल हुआ है। तस्वीरें आप देखिए नीदरलैंड्स की हम दिखा रहे हैं, जहां पर 2 गुटों में झड़प, दंगे की चपेट में देश आ चुका है। बड़ी खबर, 20 फरवरी को जम्मू का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 3161 करोड़ से ज्यादा के 209 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। पीएम के दौरे से पहले जम्मू में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। रूस की सबसे खतरनाक जेल में कैदी की मौत के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। यह कोई आम कैदी नहीं था, इसे रूस में पुतिन का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। वो कैदी जिसने पिछले कई सालों से रूस में लोकतंत्र की आवाज को बुलंद करके रखा था। वो कैदी जिसे कई बार जहर देकर मारने की कोशिश हुई, लेकिन जेल में अचानक से उसकी मौत के बाद हड़कंप मच गया। दुनिया के कई देशों में प्रोटेस्ट हो रहा है। इसके बाद हर कोई उसकी मौत के लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहरा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पुतिन के दुश्मन अलेक्सी नावल्नी की मौत कैसे हुई? इस पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। क्या नावल्नी को पुतिन ने जेल में मरवा दिया? आखिर इस मौत का रहस्य क्या है? ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। रूस में पुतिन के कट्टर दुश्मन की मौत कैसे हुई?
रूस की सबसे खतरनाक जेल से लोकतंत्र की आवाज उठाने वाले की सांसें आखिर कैसे बंद हो गईं? जिसने पुतिन को खोलकर ललकारा, जिसने कई यातनाएं सहने के बाद भी रूस में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना बंद नहीं किया, जो कई बार जहर देने के बाद भी जिंदा रहा, जो अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ आम लोगों के लिए लड़ता रहा, वो आखिर रूस की सबसे सुरक्षित जेल में अचानक कैसे मर गया? वो नाम है रूस में विपक्ष के नेता और पुतिन के कट्टर विरोधी एलेक्सी नेवल्नी। इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए। ये 47 साल के एलेक्सी नेवल्नी का आखिरी वीडियो है। 10 जनवरी 2024 को नेवल्नी मॉस्को से 1000 किलोमीटर दूर आर्कटिक की जेल में बंद थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी कोर्ट में पेशी हुई थी। वो बिल्कुल ठीक दिख रहे थे, हाथ उठाकर बात कर रहे थे, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और अब खबर आई कि जेल में अचानक उनकी मौत हो गई। जब उनकी पत्नी को इसके बारे में पता चला तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। एलेक्सी नेवल्नी की पत्नी यूलिया और उनकी बेटी दारिया एलेक्सी नेवल्नी की रिहाई के लिए दुनिया भर में आवाज उठाती रही है। पिछले साल यूलिया नेवल्नी और दारिया नेवल्नी व्हाइट हाउस के डिनर में भी पहुंची थी। एलेक्सी की अचानक मौत से दोनों को सदमा पहुंचा है, लेकिन सवाल अभी वही है, आखिर पुतिन के विरोधी की अचानक मौत कैसे हो गई? जिस जेल में एलेक्सी नेवल्नी को रखा गया था उसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है। ये वो जेल है जहाँ कैदियों से इतनी मेहनत करवाई जाती है कि वो अपने आप ही दम तोड़ दें, जिसे पीनल कॉलोनी कहा जाता है। इस जेल में कई तरह की यातनाएं दी जाती हैं। माइनस तापमान पर कैदी को नंगे पांव चलना पड़ता है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कैदियों को सिर्फ चलना या खड़े रहना होता है। इस जेल में कैदियों को सुबह से रात तक बैठने की इजाजत नहीं है। क्या इतनी यातनाएं सहने के बाद ही एलेक्सी नेवल्नी ने दम तोड़ दिया? लेकिन जब तक नेवल्नी जिंदा थे तब तक रूस के खिलाफ आवाज उठाते रहे। अपने मर्डर की भविष्यवाणी एलेक्सी ने पहले ही कर दी थी। तब भी एलेक्सी ने अपने लोगों को एक संदेश दिया था। आखिर क्यों एलेक्सी नेवल्नी पुतिन के दुश्मन बन गए थे? क्या वजह थी कि एलेक्सी को रूस में कई बार जेल भेजा गया? इसकी टाइमलाइन भी कम चौंकाने वाली नहीं है। साल 2011 एलेक्सी ने पुतिन की पार्टी में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। एलेक्सी को 15 दिन के लिए जेल में डाल दिया गया। साल 2013 नेवल्नी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया। साल 2017 एलेक्सी नेवल्नी पर जानलेवा हमला हुआ। साल 2019 विरोध प्रदर्शन के चलते नेवल्नी को 30 दिन की जेल हुई। नेवल्नी को जहर देकर मारने की कोशिश भी हुई। साल 2020 नेवल्नी को फिर जहर देकर मारने की खबरें आई। साल 2021 नेवल्नी को 19 साल की जेल की सजा सुना दी गई। और अब बाइडेन ने भी नेवल्नी की मौत के लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराया है। Putin убийца! Putin убийца! और अब दुनिया के कई देशों में एलेक्सी नेवल्नी की मौत के खिलाफ आवाज उठने लगी है। सबसे पहले मॉस्को से तस्वीरें देखिए। एलेक्सी नेवल्नी के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले एक प्रदर्शनकारी का सिर पुलिस ने बर्फ में दबा दिया। वहीं मॉस्को में ही पुतिन की पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। यहाँ तक कि महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। मॉस्को में ही लोग नेवल्नी की तस्वीर पर फूल चढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ मॉस्को पुलिस एलेक्सी नेवल्नी की याद में निकाली गई रैली से लोगों को गिरफ्तार कर रही थी। सिर्फ मॉस्को ही नहीं, दुनिया के कई देशों में नेवल्नी की मौत के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। कई देशों में लोग एलेक्सी नेवल्नी की मौत के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इजराइल के तेल अवीव से लेकर अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स तक और बुल्गारिया की राजधानी सोफिया से लेकर लंदन तक और यहाँ तक कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भी हजारों लोगों ने नेवल्नी की मौत के खिलाफ आवाज उठाई।
और वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लीन तो एलेक्सी नेवल्नी की पत्नी यूलिया को गले लगाकर ढांढस बना रही थी। हर कोई एलेक्सी की मौत के खिलाफ आवाज उठा रहा है। सभी एक ही सवाल कर रहे हैं, आखिर अचानक एलेक्सी की मौत कैसे हो गई? इस वीडियो को देखिए, ये सिर्फ 4 साल पुराना वीडियो है। तब एलेक्सी आजाद थे, वो अपनी पत्नी के साथ बेहद खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन अचानक ही उन्हें जेल में ठूस दिया गया। और अब इसके खिलाफ रूस के लोगों में ही जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि रूस के सहयोगी बेलारूस में भी लोग इस मौत के पीछे पुतिन को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आज एलेक्सी नेवल्नी इस दुनिया में नहीं है। रूस ने अब तक एलेक्सी की मौत की असल वजह नहीं बताई है, लेकिन ये जरूर है कि एलेक्सी नेवल्नी की मौत के बाद दुनिया के कई देशों में एक बार फिर पुतिन को विलन बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।